जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। आज के अध्ययन से हम लोग सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की ओर होने वाले संक्रमण के कारणों का पता लगाने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ फ्रांस की क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों के बारे में हम अवगत हो सकेंगे। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी उपयोगी जानकारी है वो आप तक जो पहुंच रही है उसको नोट करें, जिससे नोट्स वगैरह बनाने में आपको सुविधा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा का विकास अनुभवों एवं विचारों की एक लंबी श्रृंखला के परिणाम स्वरूप होता है। इसी चिंतन के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण होता है। जहाँ तक समाजशास्त्री चिंतन का प्रश्न है, इसका उद्भव मुख्य रूप से यूरोप में घटित होने वाली कुछ विशेष आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं के फलस्वरूप हुआ है। सभी समाजों में सामाजिक चिंतन का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 19वीं शताब्दी से पहले जो सामाजिक चिंतन है उसमें धर्म और दर्शन इस कदर मिले हुए थे कि उसका वास्तविक अध्ययन किया जाना संभव नहीं था। दूसरी बात यह कि इस समय यानी 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जो सामंतवादी और जो राजशाही व्यवस्था थी, तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के बारे में या सामाजिक घटनाओं के बारे में स्वतंत्र रूप से विचार कर पाना संभव ही नहीं था। किंतु जब 1789 में फ्रांस की क्रांति घटित हुई, तो इस क्रांति ने संपूर्ण यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना को बदलने का प्रयास किया और इसका असर ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की जाने लगी। यानी सामाजिक घटनाओं के बारे में एक नवीन दृष्टिकोण, एक नवीन चिंतन की शुरुआत हुई और समाजशास्त्र में वास्तव में ये जो नई शुरुआत है, सामाजिक घटनाओं को एक नए तरीके से स्पष्ट करने की जो शुरुआत थी, इस शुरुआत के कारण ही सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की ओर संक्रमण हुआ है। यानी समाजशास्त्र का जन्म हुआ है, समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। और आप जानते हैं कि यूरोप में 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक का जो युग है उसको वैज्ञानिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी इसको हम पुनर्जागरण के युग के नाम से जानते हैं। तो इन वैज्ञानिक क्रांतियों या पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही समाज में तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहन मिला है और जिनके परिणाम स्वरूप ही समाज में ये जो फ्रांस की क्रांतियाँ या जो दूसरी जो क्रांतियां हैं वो घटित हो पाई हैं। इस फ्रांस की क्रांति जो 1789 में घटित हुई थी, इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व के सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया था। सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को उत्पन्न करने या प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से तीन प्रमुख हैं: सामाजिक व्यवस्था का नया रूप, राष्ट्रवाद का उदय और वैज्ञानिक प्रगति। ये तीन ऐसे मुख्य शक्तियां थी जिनके परिणाम स्वरूप जो है वो यूरोप में विभिन्न प्रकार के जो वैचारिक परिवर्तन और क्रांतियां घटित हो पाना संभव हुआ। यानी जो परंपरागत जो यूरोप की सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सामंतों, पादरियों का अधिकार था। जनता जो थी वो शोषण का शिकार थी। श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी समाज जो था वो असमानताकारी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित था। तो इस तरह से जो समाज में जनता में असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था और इस असंतोष के परिणाम स्वरूप एक आम जनमानस ने सामाजिक व्यवस्था को एक नए तरीके से परिवर्तित करने या एक नई तरीके से सोचने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। दूसरा जो कारण था राष्ट्रवाद का उदय। यानी इस 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में साम्राज्यवाद का विरोध बढ़ना शुरू हुआ। यानी लोगों के अंतर्गत राष्ट्रवादी विचारों का उदय हुआ और राष्ट्रवादी भावना का विकास होने के कारण, राष्ट्रवादी भावना जागृत होने के कारण
जो जनता थी उसने साम्राज्यवाद का विरोध किया, उपनिवेशवाद को समाप्त किया और उसकी जगह पे नए जो वैचारिक स्वतंत्रता या समानता, इन सब पर आधारित जो समाज था उसकी स्थापना करने की प्रेरणा मिली। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक खोज। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जो वैज्ञानिक खोजें हुई, उनके परिणाम स्वरूप समाज में यंत्रीकरण का विकास हुआ, औद्योगिकरण का जन्म हुआ और इस औद्योगिकरण और नगरीकरण के जन्म होने से सामाजिक आर्थिक दशाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही समाज को एक नए तरीके से परिभाषित करने की शुरुआत हुई और उसी शुरुआत का परिणाम ये हुआ कि 1789 में फ्रांस की क्रांति घटित हुई। फ्रांस की क्रांति जो विश्व की एक महानतम घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसको हम विश्व की महानतम घटना इसीलिए कहते हैं कि इस घटना ने, इस क्रांति ने केवल फ्रांस के सामाजिक राजनीतिक जीवन में परिवर्तन उत्पन्न नहीं किया, बल्कि इसने संपूर्ण विश्व के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किया। यानी इस फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही समाज में बुद्धिजीवियों के द्वारा बौद्धिक और वैचारिक परिवर्तन की शुरुआत की गई, समाज को एक नए सिरे से देखने की शुरुआत की गई और नए तरीके से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जिसमें अब समाज को स्वतंत्रता, समानता और नई व्यवस्था पर आधारित करके इसको एक नए समाज के रूप में स्थापित करने की ओर देखा जाने लगा। तो जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति के जो घटित हुई, जो 1789 में घटित हुई, इस क्रांति को हम लोग इसके कुछ सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के रूप में हम देखते हैं। तो फ्रांस की क्रांति से पहले वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक जो घटनाएं थी, सामाजिक आर्थिक दशाएं थी, वो इस तरह से थी कि उन घटनाओं ने लोगों की मानसिकता को बदल करके एक नई व्यवस्था के प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न की। यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में फ्रांस का जो राजनीतिक स्तर था वो बहुत गिर चुका था। यहाँ का जो शासक वर्ग था, यहाँ का जो राजा था, वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था, वो आलसी था, अस्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति था। यानी जो लुई 16वां जो 20 वर्ष की उम्र में जो 1774 में जो फ्रांस का शासक बना, तो वो कम आयु में शासक बनने के साथ साथ वो मानसिक रूप से उसका विकास नहीं हुआ था, अस्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति था और साथ साथ वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। तो अपनी विलासिता को पूरा करने के लिए वो सामान्य जनता पर उसने नए नए टैक्स लगाए और इस टैक्स के कारण, नए नए करों के कारण जनता जो थी वो राजा से जो है, राजा के प्रति आक्रोशित थी, राजा के प्रति विरोध की भावना उसके अंदर व्यक्त होती थी। कहने का मतलब ये था कि जो फ्रांस का क्रांति से पहले जो फ्रांस का जो समाज था वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित था। एक जो था वो उच्च वर्ग था, जिसमें चर्च के जो पादरी और कुलीन वर्ग आते थे। दूसरा जो था वो निम्न वर्ग था, जिसमें मध्यम वर्ग के लोग और किसान और मजदूर आते थे। यानी उच्च वर्ग के लोग जो थे वो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते थे। समाज में असमानताकारी व्यवस्था थी। असमानताकारी का मतलब ये हुआ कि उच्च वर्ग के लोगों को निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करने का विशेषाधिकार मिला हुआ था। यानी वो जैसे चाहें वैसे अपनी सुख सुविधा के उपभोग के लिए तरह तरह के नियम, कानून और करों को लागू कर सकते थे। उनको जनता के हित से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो केवल अपने व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही लगे हुए थे। तो इसका असर ये हुआ, इस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का असर ये हुआ कि एक तरफ जो उच्च वर्ग था वो वैभवशाली जीवन व्यतीत करता था और दूसरी तरफ जो निम्न वर्ग था वो शोषण पर आधारित था और किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इस कारण से जो लोग थे, जो जन सामान्य था, उन लोगों ने
अपने उच्च वर्ग के लोगों के ऊपर, जो पादरी थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा जो भेदभाव किया जाता था, उसके विपरीत उन्होंने उच्च वर्ग का विरोध करना प्रारंभ किया। यानी इस समय जो फ्रांस में एक बड़ी कहावत प्रचलित थी कि फ्रांस में राष्ट्र की रक्षा के लिए जो थे वो जो कुलीन जो सामंत हैं वो लड़ते हैं, बड़े जो पादरी हैं उनकी विजय की प्रार्थना करते हैं, और इन सब का जो बोझ है वो मजदूर और किसान उठाते हैं। तो इस तरह से जो श्रमिक वर्ग थे, जो मजदूर, जो आम लोग थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। और इस कारण से जो शासक वर्ग और जो सामान्य जनता थी, उनके बीच में विरोध जो था वो धीरे धीरे चरम स्थिति पर पहुंचना प्रारंभ कर दिया था। दूसरे स्टेप पे हम लोग चर्चा करते हैं फ्रांस की क्रांति के कारकों की। तो फ्रांस की क्रांति जो थी वो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसके लिए जिम्मेदार तो थी ही, इसके साथ साथ फ्रांस में अनेक ऐसी दशाएं थी जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस की क्रांति में विशेष योगदान दिया है। यानी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिन घटनाओं के परिणाम स्वरूप 1789 में फ्रांस की क्रांति घटित हो पाना संभव हुआ। तो फ्रस्टियर का एक स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जिसमें फ्रस्टियर ने कहा कि यूरोप एक भयंकर क्रांति के कगार पर खड़ा है, इसकी दशा एक बिगड़े हुए फोड़े की तरह से है जिसमें रक्त का संचार होना अनिवार्य है। यानी फ्रस्टियर का कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय जो फ्रांस की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही शोचनीय थी, और उसमें एक ऑपरेशन करने की, एक चीरा लगाने की, या उसको एक नया जीवन देने की जरूरत थी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1789 में ये क्रांति घटित हुई। तो इस जो 1789 में जो घटित होने वाली जो क्रांति है, उसके कारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग 5 कारकों का उल्लेख कर सकते हैं। एक राजनीतिक कारक, दूसरा सामाजिक कारक, तीसरा धार्मिक कारक, चौथा आर्थिक कारक, और पांचवा है वैचारिक कारक। अब हम लोग अलग अलग इन कारकों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, और सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं राजनीतिक कारक के ऊपर। तो राजनीतिक कारक के अंतर्गत जो फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस राजनीतिक व्यवस्था में निरंकुश शासन व्यवस्था थी। यानी जो लुई 16वां जो वहाँ का राजा था, वो बहुत ही निरंकुश शासक था, और उसने अपने जो उसके जो अधिकारी थे, जो ओहदेदार थे, जो सामंत थे, वो इतने कठोर थे कि वो अपनी विलासिता पूर्ण जीवन के बारे में किसी प्रकार का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ जो शासक था लुई 16वां वहाँ का, वो तो अयोग्य शासक था, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। दूसरी तरफ वहाँ के जो अधिकारी थे वो भी भ्रष्ट थे, वो भी अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने व्यक्तिगत हित को पूरा करने के लिए लगे हुए थे। इस तरह से जो फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। इसमें व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता का कोई महत्व नहीं होता था। पूरा जो सिस्टम था वो दोषपूर्ण न्याय पर आधारित था। यानी एक तरह से ये अत्याचारी शासन था, जिसमें राजा के द्वारा जो नियुक्त किए गए जो सामंत होते थे वो जनता से किसी भी तरह का टैक्स वसूलने में लगे हुए थे। तो इस तरह से इस निरंकुश राजतंत्र के कारण ही अंदर वहाँ के जनमानस में जनता के प्रति विरोध बढ़ने लगा, जो वहाँ की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। दूसरा जो कारक है वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के अंतर्गत हम बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति के जो सामाजिक कारणों में वहाँ पे जो दो मुख्य वर्ग थे, एक उच्च वर्ग था और दूसरा निम्न वर्ग था। तो उच्च वर्ग के लोगों को निम्न वर्ग का शोषण करने का कॉपीराइट मिला हुआ था। यानी उच्च वर्ग के लोगों को यह अधिकार प्राप्त था कि वो किसी भी तरह से कर लगा करके या कोई भी उपाय करके वो अपनी सुख सुविधा का उपभोग कर सकते हैं। उसके लिए उनको निम्न वर्ग का किसी भी प्रकार का अगर शोषण करना पड़े तो वो अनुचित नहीं है। तो इस तरह से जो फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें समाज दो वर्गों में, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग में बटा हुआ था, और एक तरह से आर्थिक लूट मची हुई थी,
जिसमें सामाजिक अन्याय जो था वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, जिसका सबसे बड़ा शिकार समाज का निम्न और मध्यम वर्ग था। यानी इस सामाजिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो शोषण था, सबसे बड़ा जो परेशान था वो आम आदमी था। सबसे जो बड़ा वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था, वो इस दुर्व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार था। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे और महत्वपूर्ण है कि इस समय जो फ्रांस के जो चर्च के जो पादरी थे, उन लोगों ने एक टाइट कर लगाया हुआ था, टैक्स लगाया हुआ था। इस कर के कारण ये व्यवस्था थी कि किसान और मजदूर को अपनी आय का 10वां हिस्सा हर हाल में चर्च को देना ही है, चाहे उसकी आमदनी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन हर हाल में उसको अपने आमदनी का 10वां हिस्सा चर्च को टैक्स के रूप में देना आवश्यक है। तो इस तरह से आप देखें कि समाज में जो सामाजिक अन्याय और आर्थिक लूट या जो असमानता की स्थिति थी, इस स्थिति ने धीरे धीरे फ्रांस के समाज में जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में एक गहरी खाई उत्पन्न की। और जो वहाँ की जो आम जनता थी, उसने ये धीरे धीरे महसूस किया कि अब क्रांति ही उसके उसके लिए एकमात्र उपाय है, जिसके द्वारा वो इस सामाजिक असमानता को दूर कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से कुलीन वर्गों के अधिकार में थी, उनके हाथ में थी। और जनसाधारण का शोषण जो था वो इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा था कि जनता जो थी त्रस्त थी और जो वहाँ के जो शासक थे वो मस्त थे। कहने इसके अलावा जो वहाँ का जो शासक था वो जो बार बार युद्ध लड़ रहा था, तो उन युद्धों के कारण भी फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो टूटने लगी थी। जो राजमहल है वो अपने विलासितापूर्ण जीवन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, और इस कारण से वहाँ का जो राजकोष है वो लगभग खाली हो गया। लेकिन वो जनता के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, चर्च की सत्ता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, और इस कारण से स्वाभाविक रूप से फ्रांस में आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई कि जनसाधारण के का जो जीवन था वो एक भंवर में फंसने जैसा हो गया, और उसे इससे निकटने का एकमात्र रास्ता क्रांति के रूप में दिखाई पड़ना शुरू किया, जिसको अधिकांश लोगों ने समझना आरंभ भी कर दिया था। अब हम लोग चर्चा करते हैं धार्मिक कारक की। तो धार्मिक कारक के अंतर्गत ये पहले ही आपको बताया जा चुका है कि फ्रांस में जो चर्च की जो सत्ता थी वो सुप्रीम हो गई थी। धर्म के नाम पर पादरियों के द्वारा, चर्च के द्वारा तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे, तरह तरह से मजदूरों और किसानों और आम जनों का शोषण किया जा रहा था। तो इस तरह से चर्च के जो प्रभुसत्ता थी या कैथोलिक चर्चों का जो समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था, पादरियों का जो भ्रष्ट आचरण था, इन तमाम घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो वहाँ का जो जनमानस था, फ्रांस का जो जन सामान्य था, उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। और धीरे धीरे लोग जो थे वो अपनी धार्मिक सत्ता, चर्च और कैथोलिक सत्ता के विरोध में अपना प्रयास करना शुरू किए, प्रयत्न करना शुरू किए, और इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप क्रांति का रास्ता तैयार हुआ। अंतिम जो कारक है वो है वैचारिक कारक। तो वैचारिक कारक भी जो है वो फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जनसाधारण के विचारों में परिवर्तन हुए बिना कोई भी क्रांति संभव नहीं होती है। तो फ्रांस में जो पुनर्जागरण हुआ, तो उस पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज में मानवतावादी, समतावादी और धर्मनिरपेक्ष जो विचार हैं वो उनका जन्म हुआ, उनका प्रारंभ हुआ। और ये जो मानवतावादी, जो समानतावादी, जो धर्मनिरपेक्ष जो विचार हैं, इन विचारों ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, सिसरो आदि जो तमाम जो महान जो समाज विचारक थे, इन समाज विचारकों ने अपने विचारों के माध्यम से जनता को राजा की सत्ता के प्रति, चर्च की प्रभुसत्ता के प्रति, और जो उनका जो जनमानस के प्रति जो शोषण था उसके विपरीत लोगों को जागरूक किया, लोगों को धर्मनिरपेक्ष रहने, समानतावादी,
मानवतावादी बनने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से जो इन वैचारिक घटनाओं ने समाज में फ्रांस में एक नई तरह की जागरूकता उत्पन्न की और इन नई जागरूकता ने फ्रांस की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार या महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में जो राज सत्ता और धार्मिक सत्ता के बीच एक निंदनीय समझौता हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ की जो जनता थी वो लगातार दयनीय बनती चली जा रही थी। धार्मिक जो प्रतिनिधि थे और जो राजा के जो प्रतिनिधि थे, ये दोनों लोग जनता का शोषण करने में मस्त थे, व्यस्त थे। और इन्हीं दशाओं के परिणाम स्वरूप जब धीरे धीरे जनता जागरूक हुई तो उसने अपने अधिकारों के प्रति, अपने स्वतंत्रता के प्रति, अपनी धर्मनिरपेक्षता के प्रति नए तरीके के विचारों को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप ही फ्रांस में नए तरह की वैचारिकी का जन्म हुआ और एक क्रांति का वातावरण तैयार होने लगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति है उसका जो परिणाम क्या हुआ, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि फ्रांस की क्रांति जो है वो विश्व की महानतम घटनाओं में से एक है, जिसने निरंकुश शासन को उखाड़ करके एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता और जनता की संप्रभुता पर आधारित थी। तो कहने का मतलब ये जो फ्रांस की जो क्रांति थी वो एक वाकई एक महान क्रांति थी, क्योंकि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही जो परंपरागत जो शासन व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसकी समाप्ति हुई, उसका अंत हुआ और उसकी जगह पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी गई, एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी गई, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात थी, समानता की बात थी और जनता की संप्रभुता पर के आधार पर सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी गई। मोटे तौर पर अगर हम फ्रांस की क्रांति के सामाजिक परिणामों की चर्चा करें तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित समाज की स्थापना हुई, यानी क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाने लगा, दास प्रथा की समाप्ति हो गई और जो संपूर्ण समाज है वो समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हुआ और उसी के आधार पर विकसित हुआ। दूसरा इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक समानता की भावना का विकास हुआ, यानी जब फ्रांस में राष्ट्रीय संविधान सभा की स्थापना हुई तो इस संविधान सभा की स्थापना के द्वारा मानव के प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई और जो निम्न वर्ग के, जो मध्यम वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको भी समाज के उच्च पदों पर नियुक्ति की जानी शुरू की गई, यानी जो राजनीतिक रूप से जो वहाँ की जो सत्ता थी जो उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों के हाथ में थी, उसको धीरे धीरे जो सामान्य वर्ग और जो मध्यम और निम्न वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके हाथों में धीरे धीरे उसको सौंपा जाना शुरू किया गया। तो इस तरह से समाज में राजनीतिक रूप से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो खाई थी, जो दूरी थी, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जनता की संप्रभुता में वृद्धि हुई। अब जो फ्रांस का जो शासक था वो जनता हो गई। जनता जो थी वो फ्रांस के भविष्य को तय करती थी। जनता के पास सर्वाधिकार था, यानी बोर्बन वंश का अंत हो चुका था। कुलीन वंश का जो शासन था, कुलीन वर्ग का जो शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अब जनता जो थी वो राज्य का वास्तविक स्वामी थी। और अंतिम जो इसका जो परिणाम हुआ क्रांति का, वो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और इस राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण ही जो निरंकुश साम्राज्यों का पतन हुआ, यानी फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद का विरोध होना प्रारंभ हुआ और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे साम्राज्यवाद जो है वो समाप्त हो गया और उसकी जगह पे उदारवादी भावना का जन्म हुआ, उदारवादी भावना का विकास हुआ। तो फ्रांस की क्रांति के सामाजिक परिणामों के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नवीन विचारधारा की स्थापना हुई और इस नवीन विचारधारा के स्थापना होने से समाज में तार्किक और वैज्ञानिक नियमों का महत्व बढ़ा, यानी सामाजिक घटनाओं को निश्चित सामाजिक नियमों पर आधारित मान करके इनका वैज्ञानिक आधार पर विवेचन करना
प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति है वो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने एक ऐसी घटना है जिसने एक नई बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया, एक ऐसी विचारधारा को प्रोत्साहित किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवादी सिद्धांतों की प्रधानता होती थी। तो अंत में लियो गर्साय का ये स्टेटमेंट का उल्लेख करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फ्रांस की क्रांति को समझे बिना वास्तव में 19वीं शताब्दी के इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। तो इस कथन से आप फ्रांस की क्रांति के महत्व और इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से जो फ्रांस की क्रांति थी वो संपूर्ण विश्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिदृश्य था उसको नए तरीके से परिभाषित करने और नए तरीके से उसको स्थापित करने की जो शुरुआत की, उसमें उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसको आसानी से समझा जा सकता है, बखूबी जाना जा सकता है। अंत में हम आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।